सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा की रिवीजन लेक्चर्स की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें अभी हम चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारी पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में आया हुआ है। मैं आपको बता दूं बेटा कि जो हमारा चैप्टर 1 है वो टोटल हमारा कितना है भाई, 4 मार्क्स का हमारा है ये चैप्टर नंबर 1, जिसमें 1 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग 99%, या कभी कभी उसमें कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव मैंने 25 और उससे भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अभ्यास के लिए दिए हैं, जो कि लगभग एक जैसे हैं। उनको करने के बाद आपको 1 नंबर के क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है वहाँ। और 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारे सेक्शन बी में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले कई सालों से लगातार परीक्षा में आ रहा है और ये वाला क्वेश्चन हमारा 2018, 2019 और बेटा जी 2020 3 सालों तक ये लगातार आया हुआ है। केवल सेट का फर्क हो जाता है, सेट बदल जाता है। तो क्या है भाई हमारा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको प्रमाण लिख लीजिए या हल लिख लीजिए या सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में केवल स्टेटमेंट बदल जाती है। वर्गमूल 5 की जगह वर्गमूल 2 आ जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा, वर्गमूल 7 आ जाएगा। तो सबको करने का तरीका एक ही है। अब क्या है प्रश्न, हमने सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसका दशमलव प्रसार अनंत होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत और अनावर्ती। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताती भी जाती हूँ। जो दशमलव भिन्न, अशांत और आवर्ती दोनों हों, वो हमारी कैसी संख्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या। तो अगर हम इस क्वेश्चन को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ने वाला है, क्योंकि हमें काफी स्थान तक दशमलव लेना पड़ेगा। तो वो तरीका यहाँ पर कामयाब नहीं होगा। तो इसको करने का एक तरीका है कॉन्ट्राडिक्टरी, अपवाद, उल्टा लेके चलते हैं। हम उल्टा लेके चलते हैं। क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, माना वर्गमूल 5 ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। हम कह रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब वास्तविक संख्याएं हमारे चैप्टर का नाम है और वास्तविक संख्याएं 2 ही प्रकार की होती हैं, या तो वो परिमेय होती हैं या अपरिमेय। अब अगर वर्गमूल 5 अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, कैसी संख्या हो गई ये, परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या की क्या पहचान है, परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं और q कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो भाई वर्गमूल 5 जब परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 को भी हम लिख सकते हैं p/q या a/b। तो वर्गमूल 5 क्या हो गया, p/q, q 0 नहीं है। अब यहाँ एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी है कि p व q पूर्णांक हैं। p व q पूर्णांक हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं इनको आपको एक छोटे से उदाहरण से बता देती हूँ कि हम एक परिमेय संख्या यहाँ ले रहे हैं 20/25। ठीक है, अब ये परिमेय है लेकिन ये न्यूनतम रूप में नहीं है। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 4/5। अब इनका साझा गुणनखंड केवल 1 है। गुणनखंड का मतलब 4 भी 1 के पहाड़े में आ रहा है,
5 भी 1 के पहाड़े में आ रहा है। इन दोनों संख्याओं को 1 से ही भाग किया जा सकता है, अब किसी और से भाग नहीं किया जा सकता। तो परिमेय संख्या का वास्तविक रूप ये होता है, क्योंकि इससे मिलती हुई फिर हमारी जिन्हें हम तुल्य भिन्न कह देते हैं अनंत हो जाती हैं। तो जब भी कोई परिमेय संख्या लिखी जाती है तो वो न्यूनतम रूप में लिखी जाती है। तो माना वर्गमूल 5 बराबर है p बटा q। p और q पूर्णांक हैं और p व q का साझा या उभयनिष्ठ शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उभयनिष्ठ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। p व q का साझा गुणनखंड 1 है। इस साझा को कुछ जगह आपको अगर समझ आ जाए तो वो आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ आई? फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, इस एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, आगे आपके सभी क्वेश्चन सेम लाइन पर हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती नहीं भाई, आवर्ती नहीं, अनावर्ती होता है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम इसे दशमलव में नहीं बदल सकते, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय है ही नहीं। अब जब ये अपरिमेय नहीं है तो ये परिमेय होनी चाहिए। ठीक है भाई, परिमेय होनी चाहिए, तो परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में लिखी जाएगी, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी बात, p और q का साझा गुणनखंड केवल और केवल 1 होना चाहिए। बात समझ आ गई? चलते हैं अब इससे आगे। दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। देखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब आप यहां वर्ग करोगे, वर्गमूल 5 का वर्ग करोगे तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, 5 आ जाएगा और ये बन जाएगा p की 2 बटे q की 2, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ठीक है भाई, वर्गमूल का वर्ग करोगे तो कट जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप बहुत लंबा चौड़ा करेंगे तो भी आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट वर्गमूल 5 का 5 बन गया और ये हो गया p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। और अब क्या कीजिए कि इसको आर पार गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा 5q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर। अब इस बात को फिर समझे, p स्क्वायर आ रहा है 5 गुणा q स्क्वायर। ये सवाल बहुत आसान है अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो। अब आप एक बात इसको फिर समझिए। ठीक है भाई, अब आप ये देखिए कि अगर मैं लिख रही हूं 18 बराबर है 2 गुणा 9, 18 बराबर है 2 गुणा 9, इसका मतलब 18 के गुणनखंड 2 और 9 है। ठीक है भाई, इसका मतलब 18 2 से भी भाग हो रहा है और 18 9 से भी भाग हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या के को हम छोटी छोटी संख्याओं के टुकड़ों में गुणनखंड में लिख सकते हैं, तो हर गुणनखंड उस संख्या को भाग करता है, वो उस संख्या का भाजक होता है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 भी इसका भाजक है 18 का, 2 भी 18 का भाजक है। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 21 ले लीजिए, तो 3 गुणा 7 गुणा 1, तो 3 भी इसका भाजक है, 7 भी इसको भाग कर रहा है और 1 भी। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार जो ये p स्क्वायर है, ये भी इन दोनों की गुणा में लिखा जा रहा है। जो p स्क्वायर है वो कैसे लिखा जा रहा है, 5 गुणा q स्क्वायर पढ़ूंगी मैं इसको। जो p स्क्वायर है वो कैसे लिखा जा रहा है, 5 गुणा q स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि 5 p स्क्वायर को भाग कर रहा है और q स्क्वायर भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम केवल ये देखेंगे कि 5 p स्क्वायर का भाजक है, यानी p स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि p स्क्वायर कोमा लगाकर 5 से विभाजित होता है। p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है और p एक पूर्णांक है, ये एक अभाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य नहीं, इन दोनों का जो साझा गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर किसी प्राइम नंबर की पावर n
अगर किसी प्राइम नंबर की पावर n किसी नंबर k से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या भी k से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आपको इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फोकस करने की, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब p का स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो आप यहाँ लिख दीजिए कि p भी 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। p भी 5 से विभाजित होता है। अब जब p 5 से भाग हो रहा है, p 5 से भाग हो रहा है तो p 5 की टेबल में आ रहा है, यानी p 5 का गुणांक है। ठीक है भाई, ये बात आपने अपना पहला चैप्टर हमारा ये चल रहा है तो देखिए 1.1 इस बार कट गई है, नहीं तो 1.1 में हमारा क्वेश्चन आ जाता था कि अगर हम किसी संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो 2n लिखा जाता है, 3 से गुणा करते हैं तो 3n, 4 के पहाड़े में है तो 4n, 5 के पहाड़े में है तो 5n। ठीक है ना भाई। 15 है, 15 को आप क्या लिखोगे, 5 गुणा 3। 20 को आप क्या लिखोगे, 5 गुणा 4। और भाई 25 को आप क्या लिखोगे, 5 गुणा 5। 30 को आप क्या लिखोगे, 5 गुणा 6। तो 5 तो वही है और ये पीछे के अंक बार बार बदल रहे हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको मैं 5k लिख सकती हूँ। 5k का मतलब भाई 5 गुणा k या 5 गुणा n, और ये n जिससे गुणा 5 हो रहा है वो संख्या होगी। तो अब आप ध्यान दें कि p 5 से भाग हो रहा है, यानी p 5 की टेबल में आ रहा है, p 5 के पहाड़े में आ रहा है, तो p को मैं लिख सकती हूँ, तो p बराबर है 5m मैं लिख सकती हूँ, जिसमें m आपकी कोई पूर्णांक हो जाता है। p को मैं लिख सकती हूँ 5m या 5k भी आप इसको लिख सकते हो, जिसमें m एक पूर्णांक है, जिसमें m एक पूर्णांक है। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है? देखिए माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। परिमेय है तो p बटा क्यू के रूप में लिखी जाएगी, जिसकी शर्तें आपने सारी लिखनी है कि क्यू 0 नहीं है, p और क्यू पूर्णांक हैं और p और क्यू का साझा गुणनखंड 1 है। ये हमारी हाईलाइट है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि p, यही हमारी थ्योरम को रिजल्ट को प्रूव करेगा कि p और q का साझा गुणनखंड 1 है। हो गया यहाँ तक? अब यहाँ कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये तो हो गया 5, ये हो गया p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर है क्या आ गया, p स्क्वायर। अब मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि p स्क्वायर इन दोनों की गुणा में आ रहा है, तो p स्क्वायर 5 से भी भाग हो रहा है और इससे भी, तो p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, ये बात हमने लिख दी। और जब p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित हो रहा है, p भी 5 के पहाड़े में आ रहा है, p 5 से विभाजित हो रहा है तो p बराबर है 5m होगा। और इन सब के लिए मैंने आपको साइड में यहाँ छोटी छोटी बातें बताई हैं, जिसे आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप सारे पार्ट्स ऑटोमेटिकली करते चलोगे। और जिन बच्चों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उन्हें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो p बराबर आ गया भाई 5m। अब इस रिजल्ट पे आ जाइए आप एक बार। तो ये इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसको p 5 से भाग हो रहा है, ध्यान देंगे। अब हम p की इस वैल्यू को सेकंड में रख देते हैं, तो p बराबर है 5m को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है भाई। इसको अब हम वहां करते हैं उस तरफ थोड़ा, मैं चाहती हूं कि एक ही उस पर आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो p की जगह पर हमने यहां पर रख दिया भाई ये 5 है, ठीक है। तो सेकंड में ये देखिए, थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, तो p की जगह पर यहां पर हम रख लेते हैं 5m। भाई लेफ्ट में आपका क्या है, 5q स्क्वायर, और यहाँ क्या है भाई p स्क्वायर, और p की वैल्यू कितनी है 5m, तो ये हो गया 5m का होल स्क्वायर।
और 5m का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, 5 पंजे 25, m की 2। ठीक है, इस 5 को राइट साइड में ले जाओ, 25 से 5 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर आ गया 25m की 2 बटे 5, 5 पंजे 25 और ये आ गया 5m की 2। ठीक है भाई, ये बात फिर ध्यान देंगे, क्यू स्क्वायर क्या आ गया 5m स्क्वायर, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 गुणा m स्क्वायर। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो। ठीक है भाई, हो गया ये 5m स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं कि बिल्कुल वही चीज फिर आ जाती है कि क्यू स्क्वायर के ये 2 गुणनखंड हो गए, तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होता है या विभाजित है। ठीक है, डिविजिबल बाय 5। जब क्यू का स्क्वायर भाग हो रहा है तो क्यू भी भाग हो जाएगा, तो इससे क्या कंक्लूजन आ गया कि क्यू भी 5 से विभाजित होता है, तो क्यू भी 5 से विभाजित है। अब आप ध्यान दें बात पर, इसे हम नाम दे देते हैं इस रिजल्ट को नंबर 4। ठीक है, इस रिजल्ट को हम नाम दे देते हैं नंबर 4। अब आप जरा नंबर 3 और नंबर 4 को देखिए। रिजल्ट नंबर 3 क्या कहता है कि P 5 से विभाजित होता है। और ये क्या कह रहा है कि Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, दोनों दिख रहे हैं भाई आपको ये ग्रीन बॉर्डर में, P भी 5 से भाग हो रहा है, Q भी 5 से भाग हो रहा है, दोनों 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो दोनों का साझा गुणनखंड क्या बन गया, 5 बन गया। भाई 15 भी 5 से भाग हो रहा है, 20 भी 5 से भाग हो रहा है, तो दोनों का साझा गुणनखंड क्या बन गया, 5 बन गया ना। भाई 5 की टेबल में दोनों आ गए, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से P व Q का साझा गुणनखंड, P व Q का साझा गुणनखंड 5 है। 3 और 4 से हमें ये बात मिल गई। बट हमने अपने सवाल के शुरू में ये देखा था कि जो P बटा Q हम लिख रहे हैं उसमें P और Q का तो कोई साझा गुणनखंड है ही नहीं, केवल 1 है। तो ये बात तो गलत प्रूव हो गई, ये बात यहाँ पर गलत प्रूव हो गई। इसका मतलब समीकरण 1 गलत सिद्ध हो गया, या हमारी जो मान्यता, ये समीकरण 1 गलत हो गया। पहले तो ये लिखो, इसका मतलब समीकरण नंबर 1 गलत है, असत्य है। आप गलत है लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 असत्य है। देखिए, भाषा ना भी ज्यादा ध्यान रहे तो आपको भाव समझाना आना चाहिए। गलत भी ठीक है, असत्य भी बिल्कुल शुद्ध में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 असत्य है, समीकरण 1 असत्य है, इसका मतलब यहाँ गलती कहाँ हो रही है हमसे, ये सारा गलत क्यों आ रहा है, सारा गलत यहाँ आ रहा है जो हमने ये मान लिया कि वर्गमूल 5 परिमेय है। तो हमारी जो मान्यता है, जो हमने माना है, वो गलत माना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमारी पोजीशन या हमारी मान्यता गलत है। ठीक है भाई, जो हमने माना है वो गलत है, और जो हमने माना है वो गलत है, तो इसका मतलब वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या आ जाता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा अटपटा है क्वेश्चन, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, हम इसको सही तरीके से, सीधे तरीके से सिद्ध नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दें, एक बार फिर से मैं जल्दी से इसको रिपीट करती हूँ। देखिए, हमने सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 अपरिमेय है। देखो बेटा, अपरिमेय सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका होता है परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो अपरिमेय है। अब अगर हम 5 का वर्गमूल निकालने लग जाएं और 10 स्थान तक निकाल लें, तो क्या गारंटी है कि अगर रिपीट नहीं होगा, तो हमें बहुत 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 स्थान तक निकालना पड़ेगा। तो वो तरीका यहाँ चलेगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी बजाय ये तरीका हमने ले लिया। सवाल करने के कई तरीके होते हैं। तो हमने क्या किया कि माना वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, एक बार समझ आ जाएगा तो हम फटाफट लिखते चले जाएंगे। माना वर्गमूल 5 अपरिमेय नहीं है। भाई अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, सीधी सी बात है। तो ये हो गई परिमेय।
परिमेय हो गई तो परिमेय को तो बटा में लिख सकते हैं, तो p बटा क्यू, क्यू 0 नहीं है, p और क्यू पूर्णांक है और p और क्यू का साझा गुणनखंड 1 है। आप चाहें तो इस लाइन को हल्का सा कट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, अब दोनों तरफ, यहां हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो वर्गमूल 5 का तो बन गया 5 p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, आर पार कर दी गुणा, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर। p स्क्वायर इन दोनों की गुणा में आ रहा है, यानी ये दोनों p स्क्वायर के गुणनखंड हैं, यानी ये दोनों p स्क्वायर को भाग करेंगे, तो हमने लिख दिया कि p स्क्वायर 5 से पूरा पूरा भाग होता है, और जब p स्क्वायर भाग होता है तो भाई p भी भाग होता है, तो p भी 5 से पूरा पूरा भाग होता है। तो p जब 5 से भाग हो रहा है तो p 5 के पहाड़े में आ रहा है, p 5 का गुणज है, p 5 का मल्टीपल है, तो p बराबर है 5m आ जाएगा, जिसमें m एक पूर्णांक है। ये p के मान को वापस यहां रख दो, ये ना हाईलाइट कर लेना, फिर आपको ध्यान रहेगा कि किसको कहाँ रखना है। p के मान को यहाँ रख दो, तो जब आप इसको यहाँ रखिएगा तो ये आएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर है 5m का स्क्वायर, जो कि बन गया 25m स्क्वायर, 5 पंजे 25 कटकर 5m स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर भी क्या आ गया 5m स्क्वायर, यानी कि ये भी 5 के पहाड़े में आ गया। तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होता है, जब क्यू स्क्वायर हो रहा है तो भैया क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब एक तो ये वाला रिजल्ट ना, सॉरी ये वाला कि p 5 से भाग हो रहा है और क्यू भी 5 से भाग हो रहा है, दोनों 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, दोनों 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो दोनों का साझा गुणनखंड क्या हो गया 5 हो गया। जबकि हम यहाँ कह रहे हैं कि साझा गुणनखंड तो एक ही है, इसका मतलब हमारा जो पोजीशन शुरू में ली है हमने, जो कल्पना हमने ली है वो गलत है। तो आप यहाँ मान्यता भी लिख सकते हो, और इस मान्यता की जगह पर आप इसको कल्पना भी लिख सकते हो कि हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना की थी हमने कल्पना की थी कि ये अपरिमेय नहीं है, जो कि हम गलत हैं, हम गलत हैं, तो इसका मतलब वर्गमूल 5 कैसी संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी कभी 4 में, 3 में श्योर आता है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यही है पिछले कई सालों से, तो आपने ये क्वेश्चन जरूर करना है। अभी इसी की कंटिन्यूटी में, अब मैं आगे ज्यादा नहीं कराऊंगी, इसी में करेक्शन कराऊंगी। हमारा एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और आ जाता है जहां वर्गमूल 5 के स्थान पर वर्गमूल 2 आ जाता है। ये भी 18, 19 और 20 में आया है। बिल्कुल ऐसे ही चलना है आपने, मैं इसी में कराऊंगी। माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बन जाएगा। यानी जहां जहां वर्गमूल 5 था वहां वर्गमूल 2 आ जाएगा, जहां जहां 5 था वहां पर 2 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये हो गया 2m और भाई ये भी हो गया 2m। क्लियर? अब यहां ध्यान देंगे, जब हम यहां वैल्यू रखते हैं तो ये 2 है और ये भी 2 का वर्ग है, तो भाई 2 का वर्ग अपना कितना हो जाएगा यहां पर बेटा 4 हो जाएगा। तो ये सारा जब आप यहाँ सोल्व करोगे, ये सारा जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 4m स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2m स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये 2 बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी और ये 2 बन जाएगी। बस सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और फिर हमारी मान्यता गलत है, अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो एक पार्ट आपने बस अच्छे से इसका समझना है, उसके बाद सभी क्वेश्चंस, मान लो यहाँ वर्गमूल 3 आ गया, वर्गमूल 3 वाला भी हमारा 18, 19, 20 में आया हुआ है। वर्गमूल 3 वाला भी आपने करना है, वर्गमूल 7 का भी आप ट्राई कीजिए। देखिए आपने तीनों पार्ट करने हैं, आपने वर्गमूल 5 भी करना है, वर्गमूल 3 भी करना है और वर्गमूल 2 भी। जब एक ही तरह के 3 प्रश्नों का अभ्यास आप कर लेंगे, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपके 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और बेटा देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर आप जोड़ेंगे तभी आप आराम से अच्छे तरीके से पास हो पाएंगे। तो ये आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन इसी में और आता है अपरिमेय संख्या का ही, अब मैं वो आपको कराने जा रही हूँ। वो बल्कि और भी आसान पड़ता है आपको,
इसमें आप एक दो छोटी छोटी बातें, थोड़ी बहुत बातें आप इसमें कट कर सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा आप कट नहीं कर सकते हो। तो देखिए जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन तो मैंने एक कराए थे, 5 मैंने आपको एज होमवर्क दिए थे, तो 30 क्वेश्चन, और वो 30 नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसमें एक एक टाइप के 6-6, 7-7 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिलाकर आपको 3 या 4 तरीके ही सीखने पड़ रहे हैं, उससे आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाता है और 3 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। तो आपका पहला चैप्टर जो कि 4 नंबर का है वो आपका तैयार हो जाता है। चलिए अब एक टाइप का क्वेश्चन और आ रहा है हमारे पास कि हम इसे 3 करा दिए मैंने आपको, वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, ये ध्यान देंगे, 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर ये क्वेश्चन होता 1 या 2 नंबर का तो कोई हम बड़ी आसानी से कर लेते। हमने 9वीं कक्षा में एक रिजल्ट सीखा था, मैं उसको यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि परिमेय जमा अपरिमेय अगर आप करते हो तो आपका परिणाम 100% क्या आता है, अपरिमेय आता है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बातें बेटा समझ नहीं आएंगी तो रट्टा नहीं लगता है, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं होती है। टेक्निक तो आपको पकड़नी पड़ेगी, मेथड तो आपको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये है कि कुछ चैप्टर जो ज़्यादा टिपिकल है आप उन्हें छोड़कर जो आसान है उनको फोकस कर सकते हो। अगर हम परिमेय घटा अपरिमेय करें तो भी अपरिमेय आता है, अगर हम परिमेय गुणा अपरिमेय करते हैं तो भी हमारा अंतिम परिणाम अपरिमेय आता है, और अगर हम परिमेय बटा अपरिमेय करते हैं तो भी हमारा अंतिम परिणाम अपरिमेय आता है। और ये चीज़ हम अपनी 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्लियर? 10वीं में भी शायद ये आ जाता है, आप अपना चैप्टर में देखेंगे तो 10th में भी है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा आसान है। कैसे भाई, 3 वर्गमूल 2, हाँ 3 वर्गमूल 2 का क्या मतलब है? 3 वर्गमूल 2 का मतलब है 3 गुणा वर्गमूल 2। 3 कैसी संख्या है? परिमेय है। वर्गमूल 2 अभी अभी हमने पिछला एग्जाम्पल किया है अपरिमेय है, और परिमेय गुणा अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन ये केवल 1 नंबर के लिए है। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आपके पास 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका ये है कि आप वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध करो पिछले की तरह, ठीक है, और फिर आप दिखाओ कि परिमेय गुणा अपरिमेय अपरिमेय होता है, जो कि बहुत लंबा पड़ता है। उसकी बजाय अब हम देखते हैं और एक और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को, एक और आसान तरीके से हम इसको देखते हैं कि बिल्कुल वही तरीका ले लेते हैं। माना ये लंबा नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल लंबा नहीं पड़ेगा भाई। माना 3 वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। माना 3 वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? संख्याएं 2 ही प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं 2 ही प्रकार की होती हैं, परिमेय या अपरिमेय। तो 3 वर्गमूल 2 कैसी संख्या हो गई भाई? ये हो गई 3 वर्गमूल 2 कैसी हो गई? परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या है तो ये कैसे लिखी जा सकती है? P बटा Q के रूप में। Q 0 नहीं है और P और Q क्या हैं? आपके पूर्णांक हैं। P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं आपके। ठीक है भाई, अब देखिए ये आगे बहुत आसान होने जा रहा है ये वाला क्वेश्चन हमारा। तो ये देखिए वर्गमूल 2, इसको 3 को नीचे ले आइए। तो वर्गमूल 2 बराबर है, ध्यान देंगे, P बटा ये 3 नीचे आ जाएगा 3Q। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई मुश्किल नहीं है, ना वर्ग करेंगे ना कुछ करेंगे। अब आप देखिए P पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और हर पूर्णांक परिमेय होता है। 9वीं में सीखते हैं हम, हर पूर्णांक, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सब परिमेय है, तो परिमेय बटा परिमेय क्या बन गया?
परिमेय बन गया। लेकिन, या लेकिन भी मत लिखिए, आप लिखिए क्योंकि P, Q व 3 क्या हैं ये सब, P, Q व 3 पूर्णांक हैं और Q नॉन जीरो है। Q हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P बटे 3 Q कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। भाई P बटा 3 Q कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। अब यहां ध्यान दो, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये जो P बटा 3 Q है वो इसके बराबर है। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय आ गया, क्योंकि परिमेय की बराबरी परिमेय से होती है, अपरिमेय की बराबरी अपरिमेय से होती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या आ गया कि समीकरण नंबर 1 से क्या आ गया कि वर्गमूल 2 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि वर्गमूल 2 तो परिमेय है ही नहीं। इस बात को अब हम यहाँ करते हैं, भाई इस तरफ करते हैं थोड़ा, तो इस बात को अब आप यहाँ लिखिए कि जो कि गलत है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 तो परिमेय नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 2 अपरिमेय है, ठीक है भाई। तो गलती कहाँ हुई, गलती तो शुरू में ही कर दी हमने कि हमने कह दिया कि ये अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ फिर वही बात लिख दो। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है, हमारी मान्यता गलत है। और हमने मान्यता कहाँ ली है, यहाँ ली है, माना में। हमने माना में ही गड़बड़ कर दी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 3 वर्गमूल 2 कैसी संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में आपको? ये और भी आसान पड़ रहा है कि माना भाई 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय होगी तो P बटा Q के रूप में लिख देंगे। दोनों बातें जरूर लिखना, Q नॉन जीरो है, P और Q पूर्णांक है, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना जब इसके साथ कोई और परिमेय संख्या आ रही है। तो अब ध्यान दो, इस तरह के सवालों में अपरिमेय का तो एक तरफ रख लो, बाकी सारा राइट में ले जाओ। ट्रिक बता रही हूं मैं आपको कि वर्गमूल 2 को तो यहीं रख लिया और 3 को राइट में ले गए। अब 3 यहाँ गुणा में था तो भैया नीचे जाके भाग में हो गया। अब इस पे फोकस करो। पूर्णांक है, पूर्णांक बटा नॉन जीरो। भाई नॉन जीरो, 3 जीरो नहीं है, Q भी जीरो नहीं है, तो ये बटे की जो संख्या है ये क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। अब ये परिमेय संख्या बन गई, तो परिमेय संख्या अगर ये है तो भैया ये भी परिमेय होनी चाहिए, तो इसका मतलब वर्गमूल 2 भी परिमेय होनी चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि वर्गमूल 2 तो परिमेय होती नहीं है। वर्गमूल 2 तो अभी हमने सिद्ध करा है अपरिमेय है। इसका मतलब जो हम यहाँ कल्पना कर रहे थे वो बिल्कुल रोंग थी, और हमारा जो सपोजिशन है रोंग है, और ये कैसी संख्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन, और बेटा जी ये आपका 2 टाइम्स आया हुआ है, 2019 में और 2020 में। देखिए इस बार वैसे भी कोरोना का आई थिंक आपको समझ आया होगा ये, तो मैं इसको रब कर रही हूँ और इससे आगे 1-2 क्वेश्चन और लेती हूँ फटाफट से। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस बार ये भी सुनने में आया है कि, सुनने में नहीं लेटर ही आ गया है बल्कि, कि आपका जो हाफ पेपर है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव भी आप ये मत मानिएगा कि भाई बहुत आसान हो जाते हैं, आपको अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में 30 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं। हो सकता है कि थोड़ा पेपर का पैटर्न भी चेंज हो जाए, तो हम पिछले सालों के अगर ये सारे पेपर्स कवर कर लेते हैं तो हम बहुत आराम से पास भी हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। चलें आगे क्या है भाई, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय है। अब मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगी। माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, परिमेय है तो मैं इसको लिख सकती हूं P बटा Q।
अब मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल की रकम को छोड़कर बाकी सबको राइट में ले जाओ। तो भाई इसको नहीं उठाना बीच में, पहले तो ये जमा वाला 3 जमा में है तो 3 को ले जाओ राइट में, तो ये तो हो जाएगा घटा में। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर है पी बटा क्यू घटा 3 हो गया। अब इस 2 को ले जाओ राइट में, तो 2 जाएगा बटे में, तो ये दोनों के बटे में जाएगा भाई, दोनों के बटे में जाएगा। तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 5 बराबर है पी, यहां भी आएगा बटे 2 क्यू माइनस 3 बटा 2। इसको फोकस कर लो, इसको फोकस कर लो। 2 3 पी और क्यू क्या है भाई, पूर्णांक है। वो बात हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ वो बात हम यहाँ लिखेंगे पिछले सवाल की तरह कि पी क्यू नॉन जीरो और पी और क्यू पूर्णांक है। 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, क्यू नॉन जीरो है, नीचे तो नॉन जीरो है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय, परिमेय और परिमेय में से परिमेय गया तो परिमेय, भाई परिमेय में परिमेय जुड़ेगा तो परिमेय, गुणा होगा तो परिमेय, भाग होगा तो परिमेय, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पूरी रकम राइट हैंड साइड वाली पूरी टर्म p/2 क्यू माइनस 3/2 क्या बन गई, कैसी संख्या बन गई, एक परिमेय संख्या बन गई। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो भाई इसके सामने जो टर्म आई हुई है हमारी, भाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब ये पूरी परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 से 1 2 जो भी आए आप देख लेना, समीकरण 1 से वर्गमूल 5 भी क्या आ गया, परिमेय आ गया, जो कि गलत है। हमारी कल्पना गलत है और हमारी कल्पना गलत है, इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय है। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। और इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है आपका 2√3, इसको भी आपने अपरिमेय सिद्ध करना है, तो फटाफट से करते हैं। इज इक्वल टू p/q, 2 यहाँ से उठकर राइट में आ जाएगा, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी भाई, परिमेय। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, परिमेय, जो कि गलत है। जो कि गलत है हमारी धारणा, इसका मतलब दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय है। ये मैं आपको जरा लिख देती हूँ, इसकी भी स्टेटमेंट क्या थी, 2√3, ठीक है, 2√3। ये आपको अभ्यास के लिए दिया है। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, ये वाला क्वेश्चन बेटा जी आया हुआ है 2017 में, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है अभ्यास के लिए। क्लियर, देखो ना, थोड़ा बहुत तो देखो 19वीं स्टेटमेंट आपकी चेंज होकर भी आ सकती है। ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है ना, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी अभ्यास के लिए ही है कि उस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन है अब हमारा, डिवाइड में, बटे में है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नंबर के हिसाब पे डिपेंड करता है। इसके करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ले लीजिए 1/√2 गुणा √2 बटे √2, गुणा कर लीजिए √2/2 अपरिमेय। देखो ना, वर्गमूल 4 बनेगा, वर्गमूल 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया अपरिमेय बटा परिमेय। ठीक है, या फिर आपको इसको ऐसे ले लीजिए कि √2/2 बराबर है, क्या ले लिया, p/q। माना ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। परिमेय है तो p/q, 2 को राइट में ले जाओ, तो √2 बराबर है, 2 राइट में गया तो 2p/q। ये मैंने परिमेयीकरण किया है, हम 9th क्लास में करते आ रहे हैं ये परिमेयीकरण, कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उसको दोनों से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो इरेशनल बाय रेशनल, अपरिमेय बटा परिमेय आ जाता है। हमारा डिनोमिनेटर परिमेय रखते हैं हम। तो ये अब देखो ना, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, तो ये संख्या क्या बन गई हमारी, परिमेय बन गई। भाई ये परिमेय बन गई तो इसका मतलब √2 भी परिमेय बन गया, जो कि गलत है। गलत है तो हमारी धारणा ही गलत है, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, अपरिमेय है। तो ये क्वेश्चन भी आपने अपने अभ्यास के लिए करना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट होके आ गया तो आपको दिक्कत होगी।
एक दो क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर में आए होंगे वो यूक्लिड के हैं, तो यूक्लिड इस बार नहीं है हमारे सिलेबस में, तो अभी हम यूक्लिड का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन महत्तम समापवर्तक का, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का देखिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 504 और 980 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो ले लेते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया है। 504 सम संख्या है, 2 पर जाएगी। अभाज्य संख्या है, मैंने बोला था कि अपना साइड में लिख लिया करो, 2 3 5 7 11 13 17 19, तो सम में 2 पे जाएगा। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 9 अंकों का जोड़। अभी देखो सम नहीं है तो 2 पे तो जाएगी नहीं, 6 और 3 9 अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 भैया, 3 7 21, अब 7 एकम 7। तो हमारा जो 504 के जो टुकड़े बने वो बने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 1, ये बन गए अभाज्य गुणनखंड। और इसी तरह से जब हम 980 का करेंगे तो 2 4 जा ये आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 4 और 2 6 और 5, देखो ये 2 पे तो जा नहीं रहा, सम नहीं है। 3 पे देखते हैं, 5 और 4 9 और 2 11, 11 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। तो अब सीधा किस पे जाएगी, 5 चौके 20 और 5 नीम 45 और 7 7 49 और 7 एकम 7, तो 980 के भी फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 1। अब हमने निकालना है भाई इनका HCF ऑफ, यहाँ संख्याएं लिख दो तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो HCF भाई मैंने क्या बताया था कि दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन तो भाई 2 मैच कर गया, ये 2 मैच कर गए, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, और यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, 7 से 7 मैच कर गया, और 1 को लो तो ले लो अदरवाइज मत लो, और कोई फैक्टर नहीं मिल रहा। तो एक बार 2 लेना है, एक बार 2 लेना है और एक बार 7 लेना है, तो ये बन गया 2 गुना 2 गुना 7 गुना 1, 2 दूनी 4 7 28, तो आ गया महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक आप इसी से निकाल सकते हो एलसीएम, अदरवाइज आप इन दोनों को गुना करके 28 से डिवाइड भी कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो एलसीएम अब मैं आपको और बताने जा रही हूं, दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा, सभी फैक्टर्स मैक्सिमम टाइम सारे गुणनखंड, सबसे पहले ले लो सबसे छोटा 1, 1 को तो प्रोडक्ट में ना ही लिखो, ये 1 में सिर्फ किस लिए लिखवाती हूँ कि कई बार HCF में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, तो हम ये सोच लेते हैं कि HCF है ही नहीं, होता है वो 1 होता है। तो 2 देखो सबसे पहले, तो 2 इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो 2 को हम लिखेंगे भाई 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। 2 से बड़ा फैक्टर लो 3, चाहे वो दोनों में हो चाहे ना हो, सारे फैक्टर लेने हैं। 3 इसमें 2 बार है, इसमें है ही नहीं, तो 3 को हम 2 बार लेंगे, सारे फैक्टर मैक्सिमम टाइम्स। 3 के बाद आ रहा भी 5 एक ही बार है, तो 5 लेंगे, और 5 के बाद 7 एक बार है और इसमें 2 बार है, तो 2 बार लेंगे, तो गुणा 7 गुणा 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 49, हल कर लीजिए, 8 5 40 और 9 को इससे कर लीजिए, 9 ने 81, 8 9 चौक 36 और 8 44 और 0 4 4 चौक 17,640 आपका एलसीएम आ जाएगा, और ये आपका अभाज्य गुणनखंड से HCF आ जाएगा। ये भी कई बार आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको लगभग मैंने करा दिए हैं। आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में से करना चाहो कर लो, अदरवाइज इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप अच्छा अभ्यास करते हो और आप पूरी लगन से तैयारी करते हो, तो पहले चैप्टर में अगर इन दोनों वीडियोस के सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेते हो तो आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। आगे के लेक्चर में मैं और चैप्टर्स लेकर आऊँगी।
अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू बेटा।